Hello students, welcome all of you. You are watching this video in this YouTube channel. Remain yourself with us till the end of this video. Today we will discuss about the important facts, settings, characters, theme and style of a famous tragedy Dr. Faustus. The original name of this play, The Tragical History of Life and Death of Dr. Faustus, written by a reputed dramatist of England in Elizabethan age. Write down every sentence point by point. It will be helpful for your any exam related in English literature. ये टॉपिक वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो रही थी, इसलिए इसको पार्ट्स में बनाया गया है. सभी पार्ट्स को ध्यान से देखना और नोट भी करते रहना. नाउ लेट अस स्टार्ट. At the first time, we will discuss about some important facts on Dr. Faustus. Point first, some important facts. Two different versions of the play were published in the Jacobean era. जैकोबिन युग में नाटक के दो अलग अलग संस्करण प्रकाशित हुए थे. द एडमिरल मैन परफॉर्म्ड दिस प्ले 24 times within 3 years, अक्टूबर 1594 and 1597. एडमिरल मैन ने 3 वर्षों के भीतर 24 बार इस नाटक का प्रदर्शन किया. On 22 November 1602, the diary of Philip Henslowe recorded payment to Samuel Rowley and William Byrd for additions to the play. 22 नवंबर 1602 को फिलिप हैंसले की डायरी ने नाटक में अतिरिक्त सामग्री के लिए सैमुअल रोली और विलियम बर्ड को भुगतान दर्ज किया. द सोलिलोक्वी ऑफ डॉक्टर फास्टस इन एक्ट 1 इज ऑन द वेनिटी ऑफ ह्यूमन साइंस. एक्ट 1 में डॉक्टर फास्टस का एकालाप मानव विज्ञान की व्यर्थता पर है. सोलिलोक्वी दिखाया गया है. द नेम वर्न इन द राइवल पोप सिंस रिकॉल्स दैट ऑफ गिरडानो ब्रूनो, who was tried for heresy by the Inquisition and burned at the stake in 1600. प्रतिद्वंदी पोप दस्युओं में ब्रून का नाम गियर्डानो ब्रूनो की याद दिलाता है, जिसे इनक्विजिशन द्वारा विधर्मी के लिए दोषी ठहराया गया था और 1600 में उसे जला दिया गया था. Leonard Hay Frey wrote a document entitled In the Opening and Close of Dr. Faustus, which mainly focuses on Faustus' opening and closing soliloquies. Soliloquies means होता है स्वागत कथन. लियोनार्ड एच के फ्रे ने डॉक्टर फास्टस के उद्घाटन और समापन के नाम से एक दस्तावेज लिखा जो मुख्य रूप से फास्टस के उद्घाटन और समापन एकालाप पर केंद्रित है. Most of soliloquies Faustus delivered at the beginning and end of the play. डॉक्टर फास्टस की जो सोलिलोकीज है, मीन्स स्वागत कथन या एकालाप है, वो आरंभ से अंत तक इस प्ले में दिखाई पड़ती हैं. चार्ल्स निकोल सेज दिस प्लेसेस द प्ले फर्मली इन द एलिजाबेथन पीरियड व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ मैजिक. कहते हैं चार्ल्स निकोल कि यह नाटक को एलिजाबेथ काल में स्थापित करता है. यह जादू की समस्या थी. उस समय हर व्यक्ति प्रॉब्लम, मैजिक के प्रॉब्लम से जूझ रहा था. उस समय इंग्लैंड में, एलिजाबेथन समय में, लोगों को अंधविश्वास भी बहुत था. भूत प्रेतों के होने की घटनाएं, उन पर घटनाओं पर विश्वास हुआ करता था. यूँ कहिए कि इंग्लैंड के उस समय के लोग बहुत ही ज़्यादा अंधविश्वासी थे. सेटिंग ऑफ द प्ले. डॉक्टर फास्टस इज प्राइमरली सेट इन विटेनबर्ग, जर्मनी, 16th century, which is forever remembered as the home of Martin Luther, the leading figure in the Protestant Reformation. डॉक्टर फास्टस मुख्य रूप से 16वीं शताब्दी के जर्मनी के विटेनबर्ग में सेट है. सेटिंग वहीं रखी गई है, जिसे हमेशा मार्टिन लूथर के घर के रूप में याद किया जाता है. प्रोटेस्टेंट सुधार में अग्रणी व्यक्ति हैं जो. द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन वाज अ मूवमेंट थ्रू आउट ऑल ऑफ यूरोप दैट इन्वॉल्व्ड द क्रिएशन ऑफ ए न्यू ब्रांच ऑफ क्रिश्चियनिटी कॉल्ड प्रोटेस्टेंटिज्म. प्रोटेस्टेंट सुधार पूरे यूरोप में एक आंदोलन के रूप में था, जिसमें प्रोटेस्टेंटवाद नामक ईसाई धर्म की एक नई शाखा का निर्माण किया गया था. द प्रोटेस्टेंट्स बिलीव्ड इन अ डिफरेंट रिलीजियस डॉक्ट्राइन एंड सो डिस्टेंस्ड देमसेल्व्स फ्रॉम द रोमन कैथोलिक चर्च, क्रिएटिंग द डिवाइड बिटवीन प्रोटेस्टेंट एंड कैथोलिक वी नो टुडे. प्रोटेस्टेंट एक अलग धार्मिक सिद्धांत में विश्वास करते थे और इसलिए उन्होंने खुद को रोमन कैथोलिक चर्च से दूर रखा था, जिससे प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक के बीच विभाजन पैदा हो गया था. फास्टस आल्सो ट्रैवल्ड अराउंड द ग्लोब, स्टॉपिंग ऑफ इन रोम, स्पेन एंड इवन विजिटिंग द स्टार्स. ये भी सेटिंग रखी गई है. फास्टस दुनिया भर में यात्रा भी करता है, रोम, स्पेस में रुकता है और सितारों को भी देखता है.
Marlowe is stranger to interesting locations, but don't be fooled. The majority of the play is actually set within the confines of Faustus' study in Wittenberg. मार्लो दिलचस्प स्थानों के लिए कोई अजनबी नहीं है, लेकिन धोखा मत खाओ, नाटक का अधिकांश भाग वास्तव में विटेनबर्ग में फास्टस के अध्ययन कक्ष के भीतर ही सेट है। उन्होंने हमेशा इस बात पर जोर दिया है कि बट डोंट बी फूल्ड, कुछ भी हो लेकिन कभी मूर्ख मत बनो। कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। फर्स्ट, डॉक्टर फास्टस, ए जर्मन स्कॉलर, chooses to study magic science. He feels he has studied everything there is to know about traditional human studies. एक जर्मन विद्वान जादू का अध्ययन करता है, वो डॉक्टर फास्टस होता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने पारंपरिक मानव अध्ययन के बारे में जानने के लिए सब कुछ पढ़ा हो। A fine and evil angel show up, with the evil angel arguing that it is a fine idea and the good angel warning Faustus not to pursue sorcery. एक अच्छी एंजल देवदूत के रूप में और एक बुरे देवदूत के रूप में होते हैं, जिसमें दुष्ट देवदूत तर्क देता है कि सब कुछ बढ़िया है, जो तुम विचार कर रहे हो अच्छा है, और एक अच्छा जो देवदूत होता है, गुड एंजल, वो फास्टस को जादू टोना ऐसा न करने के लिए चेतावनी भी देता है, मना करता है। आफ्टर कॉलिंग मेफिस्टोफेलिस, फास्टस makes the decision to pop the question to Lucifer, promising him 24 years of unending power and wisdom in return for his soul. मेफिस्टोफेलिस को बुलाने के बाद फास्टस लूसीफर से बहुत सारे क्वेश्चन करता है, उनसे सारे काम करवाने की कोशिश भी करता है, और उसके बदले में अपनी आत्मा को 24 साल की अनंत शक्ति और ज्ञान प्रदान करने के बाद अपनी आत्मा को उसको लौटाना होगा, ऐसा वादा भी करता है। मेफिस्टोफेलिस, who is Mephistopheles? After Faustus delves into magic and necromancy, Mephistopheles is the devil that he summons, the motives of whom are unclear. फास्टस द्वारा जादू और नेक्रोमेंसी में तल्लीन होने के बाद मेफिस्टोफेलिस वह शैतान है जिसे बुलाता है, इसके इरादे स्पष्ट नहीं होते हैं। ओवर हैंड he serves Faustus, distracting and mocking him when he attempts to repent and ultimately aims to collect Faustus' soul for Lucifer. एक और वह फास्टस की सेवा करता है, जब वह पश्चाताप करने का प्रयास करता है तो उसका ध्यान भटकाता भी है और उसका मजाक भी उड़ाता है। अंततः लूसीफर के लिए फास्टस की आत्मा को लेकर इकट्ठा करके ले जाने का लक्ष्य रखता है। On the other hand, he tells Faustus he hates his role and initially tries to warn Faustus of the eternal suffering of hell. दूसरी ओर फास्टस को बुलाता है कि अपनी भूमिका से घृणा करता है और शुरू में फास्टस को नरक की अनंत पीड़ा के बारे में भी चेतावनी देने की कोशिश करता है। He can also be seen as a magic figure, as a tragic figure, forced to carry out his role in the pact despite the misery it causes him. उसे एक दुखद व्यक्ति के रूप में देखा जाता है जो इस समझौते में अपनी भूमिका निभाने के लिए मजबूर है, भले ही उसे कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो। An old man, an enigmatic figure who appears in the final scene. The old man urges Faustus to repent and to ask God for mercy. He seems to replace the good and angel who in the first scene try to influence Faustus' behavior. एक रहस्यमय व्यक्ति जो अंतिम दृश्य में दिखाई देता है, बूढ़ा आदमी फास्टस से पश्चाताप करने और भगवान से दया मांगने का आग्रह करता है। वह अच्छे और बुरे स्वर्गदूतों की तरह होता है जो पहले दृश्य में फास्टस के व्यवहार को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। अच्छा स्वर्गदूत जो होता है, एंजल होता है, वो बुरे एंजल, ये दो दिखाए गए हैं, गुड एंजल एंड एविल एंजल। Whenever Faustus is uncertain and has conflicting emotions, the two angels appear and provide their input. The good angel offers Faustus to repent, while the evil angel attempts to convince him to sell his soul. जब भी फास्टस निश्चित होता है और उसके मन में परस्पर विरोधी भावनाएं होती हैं, तो जो दो अग्रदूत होते हैं या देवदूत होते हैं, एंजल्स होते हैं, वो प्रकट होते अपनी राय देते हैं। अच्छा देवदूत फास्टस को पश्चाताप करने का मौका देता है, जबकि जो इविल एंजल है वो
आत्मा बेचने के लिए कोशिश करता है कि अपनी आत्मा बेच दो, अभी मौज मस्ती करो, जो समय है उसको काटो। है बुराई के रास्ते पर डॉक्टर फास्टस इन एंजल्स की बात नहीं मानता है, केवल अपने अंतर की बात मानता है। अंतर्मन में उसके होता है कि इस पूरे विश्व में हम और हमारी भूमिका हमेशा विख्यात हो जाए और सबसे एक महान व्यक्ति के रूप में हम नजर आएँ। तो वो लूसीफर को याद करता है और लूसीफर उसे मेफिस्टोफेलिस अपने एक देवदूत होता है उसको भेज देता है। नेक्स्ट लूसीफर द प्रिंस ऑफ डेविल्स द रूलर ऑफ हेल एंड मेफिस्टोफेलिस मास्टर। लूसीफर शैतानों का राजकुमार, नरक का शासक और मेफिस्टोफेलिस का स्वामी। वैगनर फास्टस सर्वेंट। Wagner uses his master's book to learn how to summon devils and work magic. फास्टस का सेवक वैगनर अपने स्वामी की किताबों को हमेशा उपयोग में शैतानों को बुलाने और जादू करने का तरीका सीखने के लिए करता रहता है। क्लाउन अ क्लाउन हु बिकम्स वैगनर्स सर्वेंट। जोकर होता है क्लाउन की भूमिका जोकर के रूप में दिखाई गई है, जो बीच बीच में हास्यास्पद स्थितियों को क्रिएट करता रहता है। एक जोकर जो वैगनर का भी सेवक होता है। द क्लाउन्स एंटिक्स प्रोवाइड कॉमिक रिलीफ। जो जोकर है उसकी हरकतें हास्यपूर्ण होती हैं, कॉमिक रिलीफ देती हैं। नाटक के बीच बीच में जब नाटक में बहुत ज़्यादा ट्रेजिकल स्टोरी दिखाई जाती है, मारधाड़ दिखाई जाती है, लोगों का के विरोध में बहुत बीभत्स दृश्य दिखाए जाते हैं, तब ये कॉमिक रिलीफ बीच बीच में सांत्वना प्रकट करने के लिए किया जाता है। इससे स्टोरी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है और लोगों का जो रुझान होता है, देखने का तरीका होता है, वो अच्छा बना रहता है। He is a ridiculous character and his absurd behavior initially contrasts with Faustus' grandeur. As the play goes on, though Faustus' behavior comes to resemble that of a clown. और इसका बेतुका व्यवहार शुरू में फास्टस की भव्यता के विपरीत है, हालांकि जैसे जैसे नाटक आगे बढ़ता है फास्टस का व्यवहार जोकर के व्यवहार से ही जैसा लगने लगता है। नेक्स्ट कैरेक्टर द कोरर। As the narrator of the story, the chorus provides insight to the audience from outside of the narrative and teaches us the moral lesson of the story. जो कोरस है कहानी के वर्णनकर्ता के रूप में दिखाया जाता है। इसमें 12 लोगों से लेकर के 15 लोग यानी मेंबर शामिल होते हैं और उसमें गाते हैं। ये लोग प्रेडिक्ट भी किया करते हैं, मीन्स होने वाले समय, आगे आने वाले समय की भविष्यवाणी भी करते हैं और रियलिटी पर ज़्यादा फोकस डालते हैं। तो कहानी के वर्णनकर्ता के रूप में ये दिखाए गए हैं। कोरस कथा के बाहर से दर्शकों को अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं, हमें कहानी के नैतिक पाठ भी सिखाते हैं। एक रोबिन कैरेक्टर होता है द स्टेबल हैंड दैट स्टम्बल्स अक्रॉस अ मैजिक बुक एंड engages in multiple comic escapades that act as the comic subplot against Faustus' serious magic. रॉबिन इस तरह जो एक जादू की किताब पर ठोकर खाता है और कई हास्यपूर्ण कारनामों में संलग्न होता है, जो फास्टस की गंभीर जादू के खिलाफ हास्यपूर्ण उपकथात्मक के रूप में भी कार्य करता दिखाया जाता है। द स्कॉलर्स जो कैरेक्टर्स होते हैं फास्टस colleagues at the University of Wittenberg. Loyal to Faustus, the scholars appear at the beginning and end of the play to express dismay at the turn Faustus' studies have taken to marvel at his achievement, and then to hear his agonized confession of his pact with Lucifer. फास्टस के प्रति वफादार विद्वान नाटक की शुरुआत और अंत में फास्टस के अध्ययन के मोड़ पर निराशा व्यक्त करते हैं, उसकी उपलब्धियों पर आश्चर्य तो व्यक्त करते हैं और फिर लूसीफर के साथ उनके समझौते के कारण पीड़ा भरी स्वीकारोक्ति भी दिखाते हैं और सुनाई देती है कि वो असंतुष्ट हैं फास्टस के इन कारनामों से। द पोप द हेड ऑफ द रोमन कैथोलिक चर्च एंड अ पावरफुल पॉलिटिकल फिगर इन द यूरोप ऑफ फास्टस डेज। जो पोप है रोमन कैथोलिक चर्च का प्रमुख और फास्टस के समय के यूरोप में एक शक्तिशाली राजनीतिक व्यक्ति के रूप में होता है। द पोप सर्व्स एज बोथ अ सोर्स ऑफ अम्यूजमेंट फॉर द प्लेज प्रोटेस्टेंट ऑडियंस एंड अ सिंबल ऑफ द रिलीजियस फेथ द फास्टस हैज रिजेक्टेड। पोप नाटक के प्रोटेस्टेंट दर्शकों के लिए मनोरंजन का स्रोत है और फास्टस द्वारा अस्वीकार किए गए धार्मिक विश्वास का प्रतीक दोनों के रूप में कार्य करता है। एम्परर चार्ल्स फिफ्थ the most powerful monarch in Europe whose court Faustus visited। एक चार्ल्स फर्स्ट वो फिफ्थ थे, यूरोप के सबसे शक्तिशाली राजा उस समय चार्ल्स फिफ्थ, जिनके दरबार में फास्टस जाता है। द नाइट
A German nobleman at the emperor's court. In German nobleman at the emperor court. Next, the knight is skeptical of Faustus' power, and Faustus makes antlers sprout from his head to teach him a lesson. नाइट फास्टस की शक्ति पर संदेह करता है और फास्टस उसे सबक सिखाने के लिए उसके सिर से सींग उगवाता है. सम्राट के दरबार में एक जर्मन रईस नाइट होता है जर्मन कोर्ट में. द नाइट इज फर्दर डेवलप्ड एंड नोन एज बेनवोलियो इन वी text versions of Dr. Faustus. Benvolio seeks revenge on Faustus and plans to murder him. डॉक्टर फास्टस के बी टेक्स्ट संस्करणों में सूरवीर को आगे विकसित किया गया, दिखाया गया और उसे बेनवोलियो के नाम से भी जाना गया. बेनवोलियो फास्टस से बदला लेना चाहता है और उसकी हत्या करने की कोशिश भी करता है. ब्रूनो, नेक्स्ट कैरेक्टर, ए कैंडिडेट फॉर द पेपेसी सपोर्टेड बाय द एम्परर. ब्रूनो इज कैप्चर्ड बाय द पोप and freed by Faustus. Bruno appears only in B-text versions of Dr. Faustus. Bruno सम्राट द्वारा समर्थित पोपसी के लिए एक उम्मीदवार है. ब्रूनो को पोप द्वारा पकड़ लिया जाता है और फास्टस द्वारा उसको मुक्त करा दिया जाता है. ब्रूनो केवल फास्टस के द्वारा बी टेक्स्ट संस्करणों में ही दिखाया दिया जाता है. इनके 2 वर्जन प्रकाशित होते हैं, फर्स्ट ए प्रकाशन के नाम से और बी प्रकाशन के नाम से. तो ब्रूनो का कैरेक्टर बी प्रकाशित जो उनका प्ले हुआ था उसमें दिखाया गया था. नेक्स्ट कैरेक्टर, ड्यूक ऑफ वैन होल्ट, जर्मन नोबलमैन हुम फास्टस विजिट्स. एक जर्मन नोबलमैन है जहां डॉक्टर फास्टस विजिट करता है. मार्टिनो एंड फ्रेडरिक, फ्रेंड्स ऑफ बेनवोलियो, who reluctantly joins his attempt to kill Faustus. Martino and Frederick appear only in B-text version of Dr. Faustus. बेनवोलियो के दोस्त जो फास्टस को मारने के लिए उसके प्रयास में अनिच्छा प्रकट करता है. मार्टिनो और फेडरिक केवल डॉक्टर फास्टस के बी टेक्स्ट संस्करणों में ही दिखाई देते हैं. आफ्टर दिस, थीम ऑफ डॉक्टर फास्टस. द थीम्स ऑफ डॉक्टर फास्टस कमेंट अपॉन ईच अदर टू एक्सप्लोर द नेचर ऑफ द इनर कॉन्फ्लिक्ट द प्लेज टाइटल कैरेक्टर एक्सपीरियंसेस. डॉक्टर फास्टस के विषय, नाटक के चरित्र, शीर्षक, आंतरिक संघर्ष की प्रकृति का पता लगाने के लिए एक दूसरे पर टिप्पणी करते हैं. ईच थीम incorporates the others to create a portrait of a brilliant, power-hungry man who sells his soul to Lucifer and then struggle to decide whether he can still save his soul. प्रत्येक विषय दूसरों को शामिल करके एक शानदार सत्ता के भूखे व्यक्ति का चरित्र करता है जो अपनी आत्मा लूसीफर को बेच देता है और फिर वह तय करता है कि संघर्ष के कैसा होगा और वह क्या कभी भी अपनी आत्मा को बचा सकता है, तो बचाने की कोशिश भी करता है. फर्स्ट थीम, नॉलेज ओवर विजडम. देयर इज एन इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन नॉलेज एंड विजडम. यहाँ पर ज्ञान और बुद्धि के बीच में एक महत्वपूर्ण अंतर दिखाया गया है. नॉलेज इज द एक्यूमुलेशन ऑफ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स थ्रू एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस. बताया गया ज्ञान शिक्षा और अनुभव के माध्यम से तथ्यों, सूचनाओं और कौशल का संचय है. नॉलेज ओवर विजडम ओनली अ टूल एंड ऑफर्स नो इंसाइट इनटू द मीनिंग ऑफ लाइफ. विजडम कम्स फ्रॉम द यूजफुल सिंथेसिस ऑफ फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स into a deeper and a more truthful understanding of life and a relationship. In the true spirit of the Renaissance, Dr. Faustus thirsts for knowledge. In his unbridled pursuit of it, he rejects what may be learned from even the wished men of the past, specifically the brilliant Greek philosophers Aristotle and Galen, and the Byzantine Emperor Justinian, who rewrote Roman law. Though he is a doctor of divinity, he also dismisses what theology and the Bible have to teach. Impatient and dissatisfied with the past accumulated knowledge, he craves to know more. This quest leads to his downfall, primarily because Faustus has not acquired and does not search for wisdom. Next theme, pride and ambition. The theme of pride and ambition is linked to the theme of knowledge over wisdom.
The synthesis of these two themes has an intoxicating effect on Faustus. In his pride and ambition, Faustus has a kindred spirit in Lucifer, whose history mirrors his own. In the beginning, Lucifer, the highest ranking angel in heaven, and full of wisdom and perfect in his beauty. गर्व और महत्वाकांक्षा का विषय ज्ञान पर बुद्धि के विषय से जुड़ा हुआ है। इन दो विषयों के संश्लेषण का फास्टस पर एक मादक प्रभाव पड़ता है। अपनी गर्व और महत्वाकांक्षा में फास्टस की लूसीफर में एक समान भावना है, जिसका इतिहास उसके अपने इतिहास को दर्शाता है। शुरुआत में लूसीफर स्वर्ग में सर्वोच्च रैंकिंग वाला देवदूत ज्ञान से भरा हुआ था और अपनी सुंदरता से परिपूर्ण था। प्राइड एंड एम्बिशन इज अनदर वे। हिज इंटेलेक्चुअल प्राइड or arrogance makes him impatient with even the most revered authorities of the past, such as Aristotle, a philosopher, Galen, a philosopher, and a physician as Justinian. As a specialist in law, Faustus' ambition is to know more than all their accumulated knowledge and wisdom and can teach him. For this reason, he turns to study of magic. He fantasizes that by mastering his field of study, he turns to the study of magic. He fantasizes that by mastering, as he called, but he became filled with pride and desired to be God instead of a servant to God. For his pride and insolent ambition, God threw Lucifer and his followers out of heaven. Lucifer went on to establish his own kingdom. His like Lucifer, first great sin is pride. Next heading of theme, damnation versus salvation. Throughout the play, Faustus finds himself at the crossroad of eternal death and eternal life. Damnation and salvation. Damnation is the eternal separation from God. Salvation is a merciful gift of God to one who repents and asks fugitiveness. Damnation versus salvation. Damnation अभिशाप, salvation मोक्ष। पूरे नाटक में फास्टस खुद को शाश्वत मृत्यु और शाश्वत जीवन के चौराहे पर पाता है। अभिशाप और मोक्ष। अभिशाप ईश्वर से शाश्वत अलगाव है। मोक्ष ईश्वर का एक दयालु उपहार है जो पश्चाताप करता है और क्षमा मांगता है। As sin an immoral act that violated divine law in the life of Dr. Faustus, it is the defining factor that leads to one state or the other, depending on the relationship of the sinner to their sin. If a person shows repentance, appropriate remorse of sorrow for their sins, salvation is still possible. If not, damnation is inevitable. So next, destiny versus free will. The theme of destiny versus free will is related to that of damnation versus salvation. Faustus appears unable to repent. भाग्य बनाम स्वतंत्र इच्छा। भाग्य बनाम स्वतंत्र इच्छा का विषय जो थीम है वो अभिशाप बनाम मोक्ष से संबंधित है। फास्टस पश्चाताप करने में असमर्थ प्रतीत होता है। इवन इन मोमेंट्स ऑफ ग्रेटेस्ट डिस्पेयर व्हेन ही टीटर्स ऑन द ब्रिंक ऑफ repentance, he ultimately pulls back and renews his allegiance to Lucifer, assuring his down. Playwright Christopher Marlowe uses Faustus' apparent helplessness in this time to explore the idea of predestination possessed by French-born Protestant theologian John Calvin. Calvin reasoned that God, being omniscient, knows from the outset who will be saved and who will not saved. Therefore, human action and choice are not the keys to salvation. That end is predetermined. Whatever action or choice or human acts has been set up in advance by God. Next theme, good versus evil. The push and pull conflict between good and evil is a motivating force throughout Dr. Faustus. Faustus personally embodies the concepts of good and evil. As a theologian, he represents the good or spiritually uplift study of destiny. अच्छाई बनाम बुराई। अच्छाई और बुराई के बीच धक्का मुक्की का संघर्ष पूरे डॉक्टर फास्टस में एक प्रेरक शक्ति के रूप में है। फास्टस व्यक्तिगत रूप से अच्छाई और बुराई की अवधारणाओं का प्रतीक है। एक धर्मशास्त्री के रूप में वह देवत्व के अच्छे
या आध्यात्मिक रूप से उत्थानशील अध्ययन का प्रतिनिधित्व करता है। Conflict, the play is full of conflict revolving around power and influence. There is a conflict between good and evil, pope and anti-pope, and then forces of evil and good compete for fastest soul. The status of the soul from the birth of Jesus till now, and the status of the soul has continued to be incomprehensible to man. कन्फ्लिक्ट में संघर्ष भी नाटक शक्ति और प्रभाव के इर्द गिर्द घूमने वाले हैं। अच्छाई और बुराई के बीच संघर्ष दिखाया गया, पोप और एंटी पोप के बीच में संघर्ष दिखाया गया, बुराई अच्छाई की ताकतें फास्टस की आत्मा के अंतर प्रतिद्वंद को बहुत बड़े रूप में एक संघर्षमयी बनाती हैं। आत्मा की स्थिति भी दिखाई गई है इसमें। दे आर द थीम्स ऑफ डॉक्टर फास्टस हियर। नेक्स्ट पॉइंट, स्टाइल ऑफ डॉक्टर फास्टस। द मेन प्लॉट ऑफ डॉक्टर फास्टस इज रिटन इन ब्लैंक वर्स, which is a lot less blank than it sounds. Iambic pentameter is a line that made up of 10 levels, in which each unstressed level is followed by a stressed one. Each set of these two syllables is called a foot, and there are 5 of them in each line, making for a total of 10 levels per line. The one featuring fastest. The style of writing used by Christopher Marlowe in this play is seen in some of the literary devices explained as follow: moral teaching, satire, contrast, structure, blank verse, and prose. How do you like this video? Please comment, like, and subscribe. See you with a new video. Till then, thank you.